चलिए, आज हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्क पावर एनर्जी चैप्टर चल रहा है और हमने अब वर्क के बारे में हमने बात किया था। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी को समझने से पहले हम टाइप्स ऑफ फोर्स को समझ रहे हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स यदि समझ जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी समझने में आसानी होगी। तो फोर्स क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि फोर्स वह एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट में या तो चेंज कर देता है या चेंज करने की कोशिश करता है। यानी फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच चेंज द शेप एंड साइज या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या ट्राई टू चेंज द स्टेट या पोजीशन ऑफ एनी बॉडी। यानी कोई भी वह एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या करने की कोशिश करता है। खैर, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहां पर हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्स। वैसे तो फोर्स बहुत सारे प्रकार के हैं, लेकिन वर्क डन के आधार पर, यानी वर्क इस फोर्स के अकॉर्डिंग इस फोर्स के द्वारा वर्क कितना हो रहा है और कैसा हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग फोर्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखें, कंजर्वेटिव फोर्स कितने हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा क्या हो जाएगा? इलास्टिक फोर्स, देखिए। हाँ, तो टाइप्स ऑफ फोर्स, ये जो क्लासिफिकेशन है फोर्स का, ये किस अकॉर्डिंग है? वर्क डन के आधार पर। ठीक है, वर्क डन के आधार पर। यानी फोर्स जो है दो प्रकार के हैं वर्क डन के आधार पर, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसा हम बताए हैं कि फोर्स किसे कहते हैं? फोर्स वह एक्सटर्नल एजेंट हो जो किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग ला देता है या लाने की कोशिश करता है। यानी फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो है कंजर्वेटिव फोर्स और ये क्या हो जाएगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कितने हैं? तीन है। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, एक इलास्टिक फोर्स हो गया और एक हो जाएगा कूलम फोर्स। ठीक है, कूलम फोर्स। इसको और हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो कूलम फोर्स क्या है? पहले हम देखते हैं कूलम फोर्स। ये इसके पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि कूलम ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। तो जब दो मैसी बॉडी, ये देखें, एक मैसी बॉडी है m1 और एक मैसी बॉडी है m2, और एक दूसरे से कितने मीटर की डिस्टेंस पर है? r मीटर की डिस्टेंस पर। तो व्हेन टू मैसी बॉडी placed at some distance with each other, then first body act a force on second body and second body act a force on first body. This force is called gravitational force. यानी पहली बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर और दूसरा बॉडी पहले बॉडी के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है? F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन क्या हो जाएगा? R न्यूटन। ठीक है। लेकिन यदि इस दोनों मैसी बॉडी में से कोई एक मैसी बॉडी यदि अर्थ के रूप में कंसीडर किया जाए, यानी देखें डायग्रामेटिकली, ये अर्थ हो गया और इसका क्या हो जाएगा? ये सेंटर हो गया। E फॉर अर्थ, R फॉर रेडियस, यानी अर्थ का यह रेडियस है, ये सेंटर है O, और ये अर्थ का मास है। E फॉर अर्थ, M फॉर मास। और इस सरफेस के ऊपर एक m किलोग्राम की बॉडी रखी गई है। तो अर्थ क्या करेगी? इस मैसी बॉडी को अपनी सेंटर की तरफ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचती है। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। हाँ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इसका वैल्यू कितना होता है? F इक्वल टू कैपिटल G mi m अपन क्या होता है? RE स्क्वायर, ये हो जाएगा न्यूटन।
ठीक है। तो ये जो फोर्स, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों है इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले समझ लेते हैं इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स क्या है? इलास्टिक फोर्स क्या है? इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स क्या है? किसी भी इलास्टिक बॉडी के ऊपर यदि हम कोई फोर्स लगाते हैं, किसी भी इलास्टिक बॉडी के ऊपर, तो इलास्टिक बॉडी क्या है? वह बॉडी जिसके ऊपर हम फोर्स लगा करके उसके शेप एंड साइज में चेंजिंग ला देते हैं, और फोर्स जैसे ही हटाएंगे वह अपने पूर्व वाला शेप एंड साइज गेन कर लेता है, तो उस बॉडी को हम कहते हैं इलास्टिक बॉडी। जैसे स्प्रिंग या रबर, ये क्या है? इलास्टिक बॉडी है। तो हम जो है कोई फोर्स लगाएंगे तो वह इलास्टिक बॉडी, उसका शेप एंड साइज क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही फोर्स हटाएंगे वह अपनी पूर्व वाला शेप एंड साइज क्या कर लेता है? गेन कर लेता है। तो इस तरह के बॉडी को हम इलास्टिक बॉडी, फोर्स को हम कहते हैं इलास्टिक फोर्स। ठीक है, इलास्टिक फोर्स। ठीक, तो ये भी इलास्टिक फोर्स भी क्या है? एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तीसरा बात करते हैं कूलॉम्ब फोर्स। कूलॉम्ब फोर्स ये क्या है? कूलॉम्ब फोर्स क्या है? जैसा कि देखिए यहां दो मैसी बॉडी है। यदि मैसी बॉडी की जगह पर हम कोई चार्ज पार्टिकल ले लें, चार्ज पार्टिकल देखिए यहां पर ये हो गया Q2 और ये यहां पर हो गया ये Q1 और एक दूसरे से r मीटर की डिस्टेंस पर है, तो क्या कहता है? कूलॉम्ब फोर्स के अकॉर्डिंग क्या डिफिनीशन निकल करके आता है? जब दो चार्ज बॉडी एक दूसरे से कुछ मीटर की डिस्टेंस पर होते हैं, तो पहला चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी के ऊपर और दूसरा चार्ज बॉडी पहले चार्ज बॉडी के ऊपर एक अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगाता है। इस फोर्स को हम कहते हैं कूलॉम्ब फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है? F इक्वल टू कैपिटल F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा यहां पर कैपिटल G है, ये भी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। और यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको भी हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ही कहते हैं। इसका भी वैल्यू डेफिनिट होता है, इसका भी वैल्यू डेफिनिट होता है। Q1 Q2 अपन क्या हो जाएगा? R², ये भी क्या हो जाएगा? न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से तीन फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स और कूलॉम्ब फोर्स। अब सुनते हैं कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं। वह फोर्स जिसके द्वारा वर्क डन का वैल्यू पाथ पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं हम? ये देखिए, वह फोर्स जिसके द्वारा वर्क डन का वैल्यू पाथ पर निर्भर नहीं करता है, उस फोर्स को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कहने का मतलब ये कि यह पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। यहां से A से B तक जाने में तीन रास्ते हैं। यह रास्ता छोटा है, उससे बड़ा रास्ता ये है, उससे बड़ा रास्ता ये है। ये पाथ नंबर 1 हो, ये पाथ नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये हो गया 3। यहां पर इसमें वर्क डन मान लीजिए W1, इसमें W2 और इसमें क्या हो गया? W3। तीनों रास्तों से चलने पर, यदि तीनों रास्ते से हम किसी भी बॉडी को लेकर जा रहे हैं, और किसके द्वारा लेकर जा रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा यदि तीनों रास्ते से चल करके हम यदि वर्क कर रहे हैं, तो उस स्थिति में तीनों ही पाथ के पर चलते हुए वर्क डन का वैल्यू हमेशा नियत रहेगा, यानी अलग अलग नहीं रहेगा। W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? W3। यानी
तीनों रास्ते का पाथ की लंबाई अलग अलग है, अलग अलग जो है वर्क डन का वैल्यू होना चाहिए, लेकिन चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलास्टिक फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और तीनों के तीनों कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन का वैल्यू पाथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। यानी प्रत्येक पाथ के द्वारा प्रत्येक पाथ पर वर्क डन का वैल्यू क्या होगा, समान होगा। इसीलिए यह जो है फोर्स क्या कहा जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, यानी कंजर्वेटिव फोर्स वह फोर्स है जिसके द्वारा वर्क डन का वैल्यू पाथ पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, ओके, चलते हैं। अब हम बात करते हैं हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं, वह फोर्स जिसके द्वारा वर्कडन का वैल्यू पाथ पर निर्भर करता है। यानी अलग अलग रास्तों से भले पाथ की लंबाई अलग अलग हो, पर पाथ की लंबाई अलग अलग होने की स्थिति में वर्कडन का वैल्यू भी अलग अलग आता है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वह फोर्स है जिसके द्वारा वर्क डन का वैल्यू पाथ पर निर्भर करता है, उसे हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का क्या एग्जाम्पल होगा, पहला हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स ये क्या कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और कौन सा फोर्स है, विस्कस फोर्स ये क्या है, ये भी नॉन कंजर्वेटिव है। ये अब थोड़ा सा समझते हैं फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। जब कोई भी सॉलिड बॉडी किसी रफ सरफेस के ऊपर मोशन करता है, कोई भी सॉलिड बॉडी किसी रफ सरफेस के ऊपर मोशन करता है, तो इस बॉडी और रफ सरफेस के कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में जो फोर्स लगता है या मोशन अपोजिंग फोर्स लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। यानी फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन का विरोध करता है, यानी मोशन जिधर होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका जो है डायरेक्शन होगा। ठीक है, विस्कस फोर्स क्या है, यह जो है किन्हीं लिक्विड के किन्हीं दो सरफेस के बीच में लगने वाला यह फोर्स है, और यह भी फोर्स जो है दो लिक्विड सरफेस के रिलेटिव मोशन का यह विरोध करता है यह फोर्स, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको विस्कस फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम बात कर लिए कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब हम चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई, कि किसी भी कोई भी बॉडी यदि मोशन कर रही है या किसी भी बॉडी के मोशन कराने के लिए यदि हम किसी बॉडी के ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट यदि वर्क कर रहे हैं, किसी भी बॉडी के ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट यदि वर्क होता है, तो वह वर्क डन उस बॉडी के अंदर एक एनर्जी के फॉर्म में कंज्यूम होता है। तो इसी एनर्जी को हम उस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे देखिए, पहले डिफिनीशन लिखते हैं, व्हेन वर्क डन, व्हेन वर्क इज डन, when work is done against work is done on a body against conservative force, then this work done stored in body in form of energy called
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी। ठीक, समझिए। किसी भी कंजर्वेटिव, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसके रिस्पेक्ट में कंसीडर किया जाता है? कंजर्वेटिव फोर्स के रिस्पेक्ट में। वर्क इज डन ऑन ए बॉडी अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट यदि वर्क किया जा रहा है किसी बॉडी के ऊपर, तो वह वर्क डन उस बॉडी के अंदर एक एनर्जी के फॉर्म में कंज्यूम होता है, स्टोर्ड होता है, तो उसी एनर्जी को हम कहते हैं उस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? अब देखते हैं कि इसे किस से रिप्रेजेंट करते हैं सामान्यतः? रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल यू। ठीक, कैसी फिजिकल क्वांटिटी है ये? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है? मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है? मैग्नीट्यूड में बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है। ये कितने प्रकार की होती हैं? अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट क्या? जो वर्क का यूनिट होगा, जो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट होगा, वही पोटेंशियल एनर्जी का भी यूनिट होगा। यूनिट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी या वर्क के बराबर होती है। ठीक, ठीक है ना? यानी वर्क का जो यूनिट होगा वही काइनेटिक एनर्जी का होगा, वही एनर्जी का होगा, वही पोटेंशियल एनर्जी का भी होगा। क्लियर? अच्छा भाई, ये जो है पोटेंशियल एनर्जी है वो कितने प्रकार की है देखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी एक बात ध्यान रखें, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम ही क्या होता है? किसी बॉडी के टोटल एनर्जी के इक्वल होता है। यदि पोटेंशियल एनर्जी को और काइनेटिक एनर्जी को हम जोड़ दें, सम कर दें, तो किसके इक्वल होता है? बॉडी के टोटल एनर्जी के बराबर। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, पहला हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी से क्या मतलब है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और थर्ड हो जाएगा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना? ये जो है तीन हुए। ठीक है, अब जो है ये मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी को हम दो भागों में क्लासिफाई करेंगे। पहला हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा हो जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को दो भागों में हम क्लासिफाई करेंगे, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेच्ड मेटालिक वायर
मेटालिक वायर और रबर। ठीक है, क्लियर। तो अब देखते हैं हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और उसमें भी हम देखेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखिए आप, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एक बॉडी है जो अर्थ सरफेस पर रखा हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे? अर्थ सरफेस। लिखते चलिए, नोट्स बनाते चले। अर्थ सरफेस पर यहां पर हमने इस बॉडी को क्या किया? 1 मीटर हाइट ऊपर लेके गए इसको, है ना, इसको 1 मीटर हाइट ऊपर लेके चले गए। किसके अगेंस्ट में? ग्रेविटी के अगेंस्ट में। ग्रेविटी किधर है? एफ जी नीचे की तरफ है, लेकर कहां गए? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या आप पहले हम पढ़ा चुके हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी और वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो वर्क डन अगेंस्ट जो ग्रेविटी होता है वही उस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कंज्यूम हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है। तो ग्रेविटेशनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh। ठीक, यही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अब जो है स्प्रिंग पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में हमने क्या बताया? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या है? देखिए यहां पर थोड़ा, यहां पर हमने एक स्प्रिंग को, ये देखें, ये रिलैक्स फॉर्म में है, ये क्या क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको क्या कहते हैं हम? स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक, अब हमने क्या किया? इसे स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया। ठीक, अब देखो यहां से ये 1 मीटर क्या किया? इसको हमने खींच करके, ये हमने क्या लगाया? एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्स लगाया। किसके अगेंस्ट में लगाया? स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा। स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। ये स्प्रिंग फोर्स क्या चाहेगा? कि हमारी जो पहले वाली स्थिति है वो एज इट मेंटेन रहे, लेकिन हमने क्या किया? एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इसको हमने 1 मीटर डिस्प्लेस कर दिया। या दूसरी चीज, इसको हमने फोर्स लगा दिया, ये देखें, 1 मीटर क्या कर दिया? इसको यहां पर स्ट्रेच कर दिया, यहां पर क्या किया? कंप्रेस्ड कर दिया। ठीक, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये जो है जब हमने कंप्रेस किया तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। एक्सटर्नल फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। देखिए अपोजिट डायरेक्शन में। हमेशा ये स्प्रिंग फोर्स चाहेगा कि हमारी पूर्व वाली स्थिति क्या रहे? मेंटेन रहे। और कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स जो है वह फोर्स है जो जिसके द्वारा वर्क डन का वैल्यू पाथ पर निर्भर नहीं करता है। दूसरी चीज की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर्ड इन ए फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ए बॉडी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। यदि किसी बॉडी के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं किसके अगेंस्ट? कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, तो वह वर्क डन उस ऑब्जेक्ट के अंदर
एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, जिससे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और वो कैसा पोटेंशियल हो जाएगी, यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर स्प्रिंग है, इलास्टिसिटी इसमें पाई जा रही है। ये इलास्टिक फोर्स, ये स्प्रिंग फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट हमने इस पर वर्क किया, तो ये क्या होगा, ये अगेंस्ट वर्क करेंगे तो यह वर्क डन जो है हम इस स्प्रिंग के अंदर वर्क डन के इस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, U इक्वल टू हो जाएगा हाफ kx²। ठीक, ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, जहां पर k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से ये पोटेंशियल एनर्जी का जो है टर्म खत्म हुआ। ये आगे हम जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए थोड़ा देखें, यहां पर हमने क्वेश्चन, दो क्वेश्चन नोट कर रहे हैं। ये टू बॉडी ए एंड बी ऑफ इक्वल मास, दो बॉडी है इक्वल मास की, और कितनी हाइट पर है ग्राउंड सरफेस से, h और 2h मीटर की हाइट पर। देखिए यहां पर ये है ग्राउंड सरफेस, और यहां पर एक बॉडी है जो कि ग्राउंड सरफेस से h मीटर की हाइट पर है, और एक बॉडी है जो कि ग्राउंड सरफेस से 2h मीटर की हाइट पर है। तो पूछता है क्वेश्चन कि रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी और सरफेस से हम यदि उसको ऊपर लेकर जा रहे हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट, यानी इसको h मीटर लेके गए हैं, यहाँ इसमें 2h मीटर की दूरी पर ले गए हैं, और दोनों का मास क्या है, समान है। g का मान दोनों के केस में क्या है, समान है। तो दोनों किस g भी समान है, m भी समान। देखिए, तो यहां पर जो है ये h है और ये क्या है, 2h है। तो देखिए यहां पर थोड़ा सा इस फॉर्मूले में देखें, यहां पर m कांस्टेंट है और g कांस्टेंट है। तो टू डिफरेंट बॉडी के केस में हम लेंगे तो U1 अपान U2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H1 अपान H2। कब ये रिलेशन आएगा, जब मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों क्या हो, कांस्टेंट हो। तब की स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी फॉर फर्स्ट बॉडी और पोटेंशियल एनर्जी फॉर सेकंड बॉडी इज इक्वल टू H1 अपान H2। तो यही फॉर्मूला यहां पर हम लगा देंगे, U1 अपान U2 इक्वल टू H1 अपान H2। तो H1 कितना है, H, और H2 कितना है, 2H। तो ये से कैंसिल हो जाएगा, U1 अपान U2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, U1 संबंधे U2 इक्वल टू 1 संबंधे 2। ठीक, क्लियर, यही आंसर हुआ। दूसरा कह रहा है कि एक बॉडी वेटिंग 50 किलोग्राम क्लाइंब ऑफ वर्टिकल हाइट ऑफ 100 मीटर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय हिम, हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी डज द गेन। हाँ, जी इक्वल टू, देखिएगा यहां पर एक जो है, एक बॉय है जिसका मास जो है 50 किलोग्राम है, कितनी हाइट पर चढ़ रहा है, 100 मीटर हाइट पर। तो कह रहा है कि वर्क डन कितना होगा। तो यहां पर वर्क डन कैसा हो रहा है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा mgh, और यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कंज्यूम हो जाएगा। तो m का मान कितना है, 50, g का मान क्या है, 9.8, h का वैल्यू क्या है, 100। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, ये देखिएगा, ये 5 इंटू 98 इंटू कितना हो जाएगा, 100, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 58 मल्टीप्लाई 98 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हो जाएगा 490 और 00 यहां पर जुड़ जाएगा, इतना जूल प्राप्त होगा। ठीक, इतना जूल हमें प्राप्त होगा, और यही वर्क डन जो है किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के, यानी ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी 49000 जूल। ठीक है, यही जो है पोटेंशियल एनर्जी का आंसर प्राप्त होगा। इस तरह से आज का ये पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम
नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आपके सामने आएंगे। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच।